Should you buy an EV in 2025? बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब दूसरा भाई सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है रेंज एंजाइटी का। ये जो ईवी गाड़ी है इसको रगड़ने के लिए लो तो 1000 1500 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो प्लेन्स में ट्रैवल कर सकते हो। वैसे भी आपके पास अपना चार्जर भी है ना, तो उसमें भी अर्थिंग की प्रॉब्लम है। और उसने अवेलेबिलिटी दिखा रखी थी इस रोड पे कि हमने 4-5 चार्जर इंस्टॉल किए हुए हैं, बट हमने देखे चेक करके भाई पहला भी ऑफ था, दूसरा भी ऑफ है और तीसरा भी जो आगे है वो भी ऑफ है। 46% बैटरी और 114 की रेंज दिखा रहा है अभी। इसके बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म ही है। आप ये सोचो रीसेल तब होगी किसी चीज की जब वो एक्चुअल में मार्केट में रीसेल में आएगा। अभी तो नई गाड़ियां बिक रही है और वो 800 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो मेरी कॉस्ट आई है, लॉजिकली देखा जाए जो मैंने अपनी जेब से स्पेंड किया वो। तो भाई आप लोगों के मन का सबसे बड़ा सवाल कि शुड यू बाय एन ईवी इन 2025, और भाई इससे प्रैक्टिकल आंसर आपको कौन दे सकता है, क्योंकि मैं अभी पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट सी लेवल से 13,000 फीट की ऊंचाई होगी। और आप खुद देख सकते हो भाई कि लद्दाख से सिर्फ 200 किलोमीटर आप पीछे हैं, सरचू करके एक जगह है, और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं भाई ईवी से, नेक्सॉन ईवी से। अब इसके बाद जाना पॉसिबल नहीं है भाई, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आप सामने देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हम एक मिलिट्री कैंप में है जहाँ पे जनरेटर की अवेलेबिलिटी थी कि हम चार्ज करके शायद लेह तक पहुँच जाएं, बट वो अवेलेबिलिटी भी मतलब कम किलोवाट वाले जनरेटर की है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आएगा वो आएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है, अब इसको आंसर करने के लिए मैं आपको दो पार्ट में दे सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये भाई कि अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ में देखें तो वहाँ तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आप जैसे ऑफ रोडिंग और ऐसी जगह पे आना अगर पहुँचना चाहते हो तो भाई उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थोड़ा सा प्लान करके आओगे, वैसे तो मैं अनप्लान्ड हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना जो पर्सनल चार्जर है वगैरह वो लगा के चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लंबे डिस्टेंस की बात करें तो अगर आपको 1000 1500 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो प्लेन्स में ट्रैवल कर सकते हो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ। वो भी हम ट्राई करूँगा कि मैं आगे आपको दिखाऊँ। बट अगर आप हिल्स में ट्रैवल करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ भाई सोलार से चलता है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे कोई 1 किलोवाट का जनरेटर कहीं लगा होगा तो वहाँ पे भाई आपको चार्जिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ तक पहुँचा था, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था लायन चार्ज करके, और उसने अवेलेबिलिटी दिखा रखी थी इस रोड पे कि हमने 4-5 चार्जर इंस्टॉल किए हुए हैं, बट हमने देखे चेक करके भाई पहला भी ऑफ था, दूसरा भी ऑफ है और तीसरा भी जो आगे है वो भी ऑफ है, और लेह में भी जो इनका चार्जर है वो भी ऑफ है। तो मतलब उनकी कनेक्टिविटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी थोड़ा सा वीकनेस है हिल्स के एंड पे, बट अगर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया आपकी गाड़ी ड्राइव होगी, मतलब आपको ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं होगी थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलो तो। अब दूसरा भाई सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है रेंज एंजाइटी का, कि अरे यार रेंज ना खत्म हो जाए, परेशान ना हो जाए। अगर हम यहाँ पे देखें, आप दिखा सकते हो यार इधर कि 46% बैटरी और 114 की रेंज दिखा रहा है अभी। और अगर हम नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन जो यहाँ से देखेंगे अभी ऑलमोस्ट लगा लो, और वैसे ढलान वाला एरिया है तो आपको अगर नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन आप देखोगे जाके तो इतने किलोमीटर में हमें मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा इकॉनमी पे अगर हम ड्राइव करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो रेंज एंजाइटी क्या होती है, जब स्टार्टिंग में आप लोगे तो आपको लगेगी, बट 2-4-5 दिन चलाते वलाते जब आप 2-4 महीने 5 महीने चला लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पेट्रोल गाड़ी में गाड़ी रिजर्व में चली जाती है तो आपको पता होता है कि भाई हाँ इतना चली जाएगी, पेट्रोल पंप इतनी दूर है तो चल जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि अगर लास्ट 20% 30% बैटरी बची हुई है तो कितनी दूर तक चली जाएगी। अब भाई जनरल सवाल जो तीसरा मन में लोग है वो है कॉस्ट के बारे में, कैसी क्या कॉस्ट पड़ेगी जनरली कि पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी से कितना एक्सपेंसिव, सस्ता क्या नहीं। तो अभी इसी का ब्रेकअप देता हूँ जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं भाई। हमने बिकॉज घर पे भी चार्ज करी और जहाँ पे भी हम रुके लॉजेस में वहाँ पे भी चार्ज करी, वहाँ पे हमने कोई कॉस्ट दिया नहीं बिकॉज हमने होटल ले लिया था तो वहाँ पे प्लग व्लग का जुगाड़ कर लिया। बट जो हमारा कॉस्ट अभी तक आया, हमने अगर बाहर के चार्जर से बात करें तो 500 का एक जगह चार्ज किया, 200 रुपये का एक जगह चार्ज किया और 500 का एक जगह चार्ज किया। अभी भी इसमें 50% बैटरी बची हुई है। तो अगर मैं देहरादून से डिस्टेंस लगाऊं यहाँ तक का, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, हमने ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर लिए, उससे भी ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा। और वो 800 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो मेरी कॉस्ट आई है, लॉजिकली देखा जाए जो मैंने अपनी जेब से स्पेंड किया वो अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये की आई है। तो 1 रुपये किलोमीटर के आसपास ही पड़ी। अगर सब कुछ मैं इंक्लूड कर लूँ कि भाई जहाँ पे चार्ज हुआ वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो 1000 रुपीज़ लगा लो। तो कॉस्ट में डिफरेंस तो बहुत बड़ा है अगर आप पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करोगे। कोई भी ऐसी गाड़ी आप डीजल पेट्रोल में लोगे तो आपको 7 से लेके 10 रुपये के बीच में कॉस्ट करेगी, ये आपको 1 रुपये से लेके 2.5 रुपये के बीच में कॉस्ट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप घर चार्ज करते हो या बाहर चार्ज करते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि भाई कॉस्ट को कैसे बीट करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में डिफरेंस है। पेट्रोल गाड़ी अगर नेक्सॉन का कॉस्ट लगाए तो 15-16 लाख के आसपास आती है, और अगर टॉप मॉडल इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो 19 से 20 लाख का कॉस्ट करती है। तो 3-4 लाख का डिफरेंस है। बट अभी के टाइम पे अगर आप ऑफर्स वगैरह इंक्लूड करोगे तो वो कॉस्ट डिफरेंस अराउंड 2-2.5 लाख रुपये के आसपास आ चुका है। बिकॉज सब्सिडी कैसे है, यहाँ पे आपको आरटीओ चार्जेस नहीं पड़ते, वहाँ पे आपको 1.5-2 लाख आरटीओ में देने पड़ते हैं, यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये में आपका आरटीओ काम हो जाता है।
और दूसरी एक और चीज़ है कि अगर किसी आप स्टेट में हो जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, जैसे मैंने चंडीगढ़ से अपनी गाड़ी ली है बिकॉज मेरे पास चंडीगढ़ का एड्रेस था, तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मेरे को मिल गई। मेरा जो कॉस्ट का बैरियर है वो भाई बिल्कुल ही मतलब लगभग जीरो हो गया कि अगर मुझे नॉर्मल नेक्सॉन अगर मैं पेट्रोल डीजल में लेता टॉप मॉडल तो 15-16 लाख की पड़ती, और ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 17-17.5 लाख रुपए की पड़ी है। तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरी जो चीज़ आती है जो आपको कॉस्ट में डिफरेंस फील कराएगी वो है इसका भाई सर्विसिंग कॉस्ट। जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है भाई वो सर्विस में बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। आपको खुद ही पता होगा, अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहे हो तो उसमें भाई जब आप सर्विस कराने लगते हो तो एक बार जाओगे तो 8-10-15 हज़ार रुपये का कॉस्ट आ जाता है। कभी बड़ी सर्विस होगी 30-40 हज़ार रुपये का कॉस्ट आ सकता है। बट यहाँ पे हमने ना भाई मैंने एग्रीमेंट लिखवा लिया उनसे कि भाई जब भी सर्विस कराने आऊँगा तो 1800 रुपये मिलेंगे। तो 1800 का सर्विस कॉस्ट है और बहुत टाइम बाद होता है। फ्री सर्विस होगी। अब नेक्स्ट जो सर्विस मैं कराऊंगा इसकी वो 40,000 किलोमीटर्स पे है, तो 40,000 किलोमीटर तक कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है ही नहीं कुछ सर्विस करने के लिए, तो क्या करेंगे। तो वहाँ पे डिफरेंस आप कवर कर सकते हो। अब लास्ट जो बैरियर भाई दिमाग में आता है लोगों के बाय करते हुए ईवी को, दैट इज द रीसेल वैल्यू। अब रीसेल को कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई इसकी तो ये तो बिकेगी नहीं, इसकी तो कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है। आप ये सोचो रीसेल तब होगी किसी चीज़ की जब वो एक्चुअल में मार्केट में रीसेल में आएगा। अभी तो नई गाड़ियाँ बिक रही है, तो रीसेल वैल्यू कैसे होगी। रीसेल होगी इसकी 4 से 5 साल के बाद। अब 4 से 5 साल के बाद 3 साल 4 साल 5 साल जब कोई बंदा चला लेगा तब वो रीसेल करने की सोचेगा। और तब तक लोगों की माइंडसेट और मेंटालिटी जब तक चेंज होगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्ड हो जाएगा, और गवर्नमेंट भी अभी काम कर रही है कि भाई 2030 तक 30% जो रोड ट्रैफिक है वो ईवी पे लेके जाना है। तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब आप इसकी रीसेल वैल्यू एक्सपेक्ट करोगे कि कोई अच्छी आपको मिल जाए। बट जनरली अगर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूँ कि भाई ये जो ईवी गाड़ी है इसको रगड़ने के लिए लो, जिसकी ज़्यादा ड्राइव है, जिसको पता है कि भाई मुझे डेली का मान लो 50-100 किलोमीटर ड्राइव करना है या महीने का 3-4 हज़ार किलोमीटर ड्राइव करता है, उसके लिए बेटर है। जो ज़्यादा लंबे टूर्स पे जाता है या फिर उसका डेली ऑफिस का आना जाना इतना लंबा वो ले सकता है। और आप अगर 3-4-5 साल में देखोगे तो आप इससे 1-1.5 लाख किलोमीटर चला दोगे, और 1-1.5 लाख से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं चलती। और उसके बाद इसकी रीसेल वैल्यू अगर कम से कम भी लेके जाओ तो 50% में तो चली जाएगी, और इतना आप पेट्रोल का कॉस्ट बचा लोगे। तो जनरली आपको गाड़ी एट द एंड फ्री में पड़ जाएगी। ये कॉस्टिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हो। रीसेल वैल्यू अगर पेट्रोल डीजल से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज उनकी वैल्यू अलग रहेगी। बिकॉज वहाँ पे अभी रीसेल में बहुत सारी कार्स आ चुकी है, डेप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद देखोगे नई गाड़ी लेके आओगे तो 40-50% वैल्यू उसकी 1 साल में ही डाउन हो जाती है, और इसकी अगर 4 से 5 साल में लोगे तो 50% वैल्यू ही डाउन। और दूसरी चीज़ है भाई, मैं बोलता हूँ रीसेल वैल्यू को आप सोचो, आप इसको पूरा रगड़ दो और मतलब कबाड़ी को भी बेचने जाओगे तो भाई जो बैटरी कॉस्ट है ना, आप खुद सोचो जब आप इन्वर्टर वगैरह की बैटरी यूज़ करते हो, अगर पूरी की पूरी खत्म भी कर देते हो तो भी एटलीस्ट उसका 25% कॉस्ट रिकवर हो जाता है। और अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं तो ऑलमोस्ट 6 लाख 6.5 लाख रुपए के आसपास की बैटरी है जो इसमें लगी हुई है। तो अगर बेचोगे तो कम से कम 1.5-2 लाख की तो बिकी जाएगी वो। और फिर बाकी जो गाड़ी है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी, सब चीज़ें लगी हुई हैं, सब कुछ है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। पुरानी बैटरी देके नई बैटरी लगाओगे तो और दोबारा आगे 4-5 लाख किलोमीटर चलेगी, बिकॉज इसमें कुछ ख़राब नहीं हो रहा, कोई पिस्टन नहीं है, कोई ये चीज़ें नहीं है कि भाई ये ख़राब हो जाएगा, गियर लीवर और ये वो, ये सारी चीज़ें है ही नहीं। तो अगर उस डायरेक्शन में सोचा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और रीसेल वैल्यू की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब भाई इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का रियल टेस्ट करने के लिए भाई मैं अपने फ्रेंड को लेके आया था कि भाई चलेंगे वहाँ पे ईवी से, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनसे सुनते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मनाली यहाँ से 177 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट कीलोंग से 107 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। ये सरचू करके एक जगह है, और यहाँ पे मतलब इसके बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म ही है। तो लेह तक अगर जाना है तो भाई थोड़ी ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी लो, अदरवाइज़ नहीं जा पाओगे। बिकॉज अगर यहाँ पे मिलिट्री कैंप्स भी थे, बट हम जिस टाइम पे आए हैं वो सारे भी जा चुके हैं, बिकॉज बर्फ़ यहाँ पे पड़ने वाली है, तो हम और आगे नहीं जा सकते। बट अब हम इनसे पूछेंगे कि भाई आप क्या बोलते हो इस गाड़ी के बारे में। एडवांटेज की बात करें यार, एडवांटेज तो देखो नो डाउट है, मेरे को तो लगी है। पहले ना डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। हाँ वो बता दो सर। ठीक है ना। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी पहली बात मैंने तुम्हें बताई थी कि यार जो छोटे दिल के लोग हैं वो तो अभी रहने दो अभी, क्योंकि उनके बस का भी नहीं है। क्योंकि यार ईवी के साथ एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि इंसान थोड़ा टेकी नहीं है, उसको नहीं पता कि यार ऐप्स डाउनलोड करनी है, जैसे आप बता रहे थे कि मेरा बापू तो ले नहीं पाएगा चला। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे फादर साहब तो पहले हाथ खड़े कर देंगे और 2 रॉबर्ट मारेंगे अलग से कि भाई तू क्या ले आया है ना, किस डब्बे को घर खड़ी कर दे। और फिर दूसरी चीज़ है कि यार बीच में अगर लेट्स से कि आपके पास अपना चार्जर भी है ना, तो उसमें भी अर्थिंग की प्रॉब्लम है कि अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो तो फटाफट से अर्थिंग का जुगाड़ कर लेगा। बाकी आप अर्थिंग का जुगाड़ के लिए यूट्यूब वीडियो देखने लगो, वहाँ आपको 2-4 लोग मिलेंगे, वो वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, और पता लगा कि आप यूट्यूब वीडियो देखने तो गए, आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, आप ऐसी जगह में फंस गए हो, तो अर्थिंग कहाँ से लेगा। तो कुल मिला के जो जुगाड़ू इंसान नहीं है ना, उनके लिए ना ईवी 1% डाउटफुल है।
वैसे कर तो लेंगे वो, बट हमने लाइव इतना- बता दिया ये सब चीज़। हाँ, इतना रॉकेट एक बार बता दो। साइंस, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो थोड़ा सा ये है कि जो थोड़े से आलसी हैं लोग, जो जुगाड़ू है, जुगाड़ू नहीं है, वो ईवी ना ले। ठीक है। और एज ग्रुप भी मेरे को लगता है यार कि लाइक 50+ लोग एक ईवी ना ले। ईवी जो जिनको है, लोग यार 50+ है, लोकल चलानी ले लो। हाँ। कि भाई अपनी सिटी में चलानी है, वहाँ हाँ, ले लो। वो ले लो। 100-150 किलोमीटर चलानी है, वो 50+ चला वाले लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए कभी मत कि लो। वो घर चार्ज करें, अपना हाँ, चला ले। बस उनके इतना। साथ ये हो जाएगा ना कि यार उनके बच्चे हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं, एटलीस्ट वो उन लोगों को गाड़ी पूरी चार्ज करके दे देंगे। ठीक है। क्योंकि उनका जो रेडियस है, अगर 100-150 किलोमीटर का उनका ड्राइव है रेडियस का, तो वो अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर की रेंज आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और तो ड्राइव क्वालिटी की बात यार करेंगे, देखो ड्राइव क्वालिटी एक्चुअल में थोड़ी सी बेटर मेरे को लग रही है, क्योंकि यार पिकअप बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि इसमें आप स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल डीजल चला रखी है ना, और उसके बाद एकदम से ईवी आएगी, तो ईवी में साली में आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो सामने अगर जैसे कोई 5-7 मीटर पे बंदा खड़ा है, पीछे पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी स्टार्ट होती है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि कोई गाड़ी आई है, लेकिन इसमें आइडिया नहीं होगा। तो आप जैसे भी, आप मेरे साथ हुआ था जब मैंने इसकी गाड़ी लगभग 100-150 किलोमीटर चलाई है, तो इसमें एक हैबिचुअल मतलब हैबिट्स बनानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा हॉर्न बजाने की। तो जैसे कि आप हॉर्न करोगे कि सामने वाला अलर्ट हो जाएगी, यहाँ पीछे भाई गाड़ी खड़ी है। नहीं तो भाई अगर आपकी गलती ना हो तो सामने वाले की गलती से वो थोड़ा सा एक हो सकता है मिसहैप ना। तो वो बाकी सर वो कॉस्ट का बता दो, बाकी की कॉस्ट का कैसा सीन है? भाई कॉस्ट में तो देखो यार, मेरे को तो एज सच ईवी बेटर लगी है, क्योंकि पेट्रोल और पेट्रोल गाड़ी चला रहे थे पेट्रोल और ईवी में डिफरेंस नहीं है ना यार ज़्यादा। जो डिफरेंस आप काउंट करोगे वो है 2-2.5 लाख रुपए का। नहीं, कॉस्ट आप ट्रैवल का। अच्छा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भाई ये तो फ्री के बराबर है। मैं बता रहा हूँ, आप जुगाड़, अगर आप जुगाड़ू इंसान हो ना, आप पूरा इंडिया घूम लोगे फ्री में। फ्री में, सही है भाई सरदारों ने लंगर दे रखे हैं, ठीक है, और बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं चार्जिंग पॉइंट भी लगा रखे हैं। हमें ऐसे भी चार्जिंग पॉइंट मिले जहाँ पे हम अपना चार्जर लगा के फ्री में चार्ज कर सकते हैं। तो कॉस्ट तो भाई कुछ है ही नहीं, बस यही है। सरकार को टोल देना बस। आपने कितने रुपए की बाहर चार्ज करी? लगभग 800 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करना एक बार 500 रुपये खर्च करे थे, एक बार 700-200 रुपये खर्च करे थे, 500-1000 रुपये के आसपास खर्च हुए हैं। और तू पहले जो चार्ज करके आया था, मतलब टोटल 1200 खर्च हुए हैं। 500 चार्ज तो मैं तो वो तो घर ही करके आया था ना, वो तो मतलब घर ही अगर करके जेब आया। से पैसे खर्चने हो तो 1000 रुपए के आसपास हमने खर्च किए। अब भाई देखो, यहाँ हम पहाड़ में खड़े हैं, देखो क्या बहन ये एकदम उजाड़ है, मतलब चोटी पे खड़े हैं। हाँ, मतलब और अगर आप ये पहाड़ है यहाँ पे। अगर आप ये समझ लो कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल किसी भी पेट्रोल गाड़ी से आते हो तो आप 8-10 हज़ार रुपए का तेल भाई अगर मैं खर्चने के टोल बोल भी इंक्लूड कर लूँ ना, तो हमने 1500-2000 में काम किया है। और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया ना, तब मैं 1500 क्या कहते हैं 2000 रुपये ऐसे खर्च कर चुका था, इंक्लूडिंग टोल एंड मेरा पेट्रोल। ठीक है, चलो। तो ये तो बहुत सस्ता है, कॉस्ट वाइज तो बहुत इफेक्टिव है। अब ये सब देख के आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, आप थोड़ा टेकी हो, थोड़ा सा जुगाड़ बुगाड़ लगा सकते हो, और अगर आप रनिंग कॉस्ट पे बहुत अच्छा कुछ सेव करना चाहते हो एंड एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी में घुसना चाहते हो, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फ्यूचर में एक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई आपको ईवी जरूर लेनी चाहिए। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, आपके पास पार्किंग स्पेस की कमी है, आपको मतलब दिन की 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी चलानी होती है, थोड़ा सा आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए या फिर कुछ नई चीज करते हुए अगर आपको डर लगता है और आप नहीं कर पाते, तो आपको ईवी नहीं लेनी चाहिए। तो अब इसी हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हो। तो भाई ये था हमारा पूरा रिव्यू इस गाड़ी का, और रिव्यू क्या मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया। तो अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे तो भाई बिल्कुल ऐसी जगह पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया है जो मतलब बहुत ही कम लोग, कम दिल वाले लोग, तो हल्के दिल वाले लोग तो कर ही नहीं सकते। हमने पूरा प्रैक्टिकलिटी से आपको चीज़ें बताई है। और भाई पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर और सब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।